हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक की पोएट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। चलिए, तो इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है, जो पोएट हैं उनका नाम है पैब्लो नेरूडा। सबसे पहले चल के इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अबाउट द पोएट हम स्टार्ट करते हैं। पाब्लो नेरूडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिचार्डो रेस बसाल्टो। ये इनका नाम है, कि इनका असली नाम तो ये है, लेकिन इनका पेन नेम यानी कि जब कोई इनका कोई काम करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये इस नाम से लिखते हैं, यानी पैब्लो नेरूडा के नाम से लिखते हैं। बाकी इनका असली नेम कोई दूसरा है। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पराल इन चिली। तो चिली के पराल टाउन में इनका जन्म हुआ था। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। और नेरूडा की जो पोएम होती हैं वो इस चीज़ से भरी होती हैं, किस चीज़ से भरी होती हैं? ईजिली अंडरस्टूड इमेजेस से भरी होती हैं, जिससे विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। जो उसको कोई नो लेस है, तो देखिए दो नेगेटिव टर्म्स हैं, नो और लेस, तो दोनों को हटा दीजिए, विच मेक देम ब्यूटीफुल। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं, जब डबल नेगेटिव टर्म्स आ जाते हैं तो दोनों का ही मीनिंग कैंसिल हो जाता है। तो नो लेस ब्यूटीफुल का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, नो लेस ब्यूटीफुल यानी कि विच मेक देम ब्यूटीफुल। चलिए, ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। तो देखिए बहुत बड़े पहुँचे हुए पोएट हैं, और नोबल प्राइज़ भी इनको मिला हुआ है 1971 में लिटरेचर के लिए। अभी ये नहीं है, 1973 में इनका डेथ हो गई थी। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो देखिए, अगर सच बताऊं तो पोएम का पूरा थीम और सब कुछ पोएम बहुत ही ज़्यादा केवल इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, इसी चीज़ पे बेस्ड है कि इंट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन, इसी चीज़ पे पूरी पोएम बनी हुई है, पूरी पोएम लिखी हुई है। और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है वो हम बहुत ध्यान से अभी समझेंगे, ठीक है। अभी पहले हम ये पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, चुपचाप बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना। और देखिए इंट्रोस्पेक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताऊँ आपको, इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा आत्मविश्लेषण कह सकते हैं, या आत्ममंथन कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने, और इसका अगर वैसे मैं आपको मीनिंग समझाऊं कि अपने बारे में सोचना, अपनी अच्छी अपनी बुराइयों के बारे में सोचना, और जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, उनके बारे में सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया ज़िंदगी में, हम कौन हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन सब के बारे में सोचना ही इंट्रोस्पेक्शन है। गहराई से सोचना, अपने विचारों भावनाओं आदि का परीक्षण करना, ठीक है। ये सब चीज़ इंट्रोस्पेक्शन की कैटेगरी में आती हैं। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और क्या चीज़ की फीलिंग क्रिएट करना? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग क्रिएट करना, जो होता है नेरूडा अपनी पोएम के माध्यम से बात करते हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन में कलर चेंज कर लूँ, मुझे अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा है। चलिए, बिफोर यू रीड पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। बिफोर यू रीड में देखिए क्या लिखा हुआ है। वॉट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। जो टाइटल है पोएम का, ये आपको क्या चीज़ सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, क्या आपको लग रहा है। वॉट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। आपको ये पढ़ के क्या लग रहा है कि पोएम किस लिए। कीपिंग क्वाइट, देखिए बड़ा अलग सा और अजीब सा है कि मतलब कीपिंग क्वाइट, ऐसा कोई टाइटल कैसे हो सकता है। तो चलिए कैसे है हम आगे देखते हैं। देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12। तो पहली लाइन जो है, हम 12 तक काउंट करेंगे। अब देखिए पहली लाइन में ही बहुत ज़्यादा फिगरेटिव सा लिटरेरी थिंग है, तो पहले समझना पड़ेगा। 12 का मतलब यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं। पहले तो आप देखते हैं, घड़ी को देखे होंगे अपने 12 घंटे होते हैं, तो 12 आवर्स भी हो सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, 12 महीने होते हैं साल में, तो 12 मंथ्स कोई बोल सकता है। तो क्या है वो क्लियर नहीं है, और ऐसे केसेस में जो ऑथर है वो रीडर्स पे सोच छोड़ देता है ये सब चीज़, कि वो सोचें और वो आइडिया लगाएं कि क्या हो सकता है, वो अपनी इमेजिनेशन से सोच पाएँ कि क्या 12 का क्या मीनिंग है। देखिए क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। चलिए, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और जब तक हम काउंट करेंगे, नाउ वी विल काउंट टू 12, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि 12 आवर्स या 12 मंथ्स, ये फिगरेटिव मतलब है, और नॉर्मल मतलब इतना इसका इतना है कि 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग 12 तक काउंट करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और तब तक हम एकदम शांत रहेंगे, स्टिल बैठे रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और देखिए ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मीनिंग होता है, सिंपल सा मीनिंग, इन द वर्ड, ठीक है। और फॉर वंस इन द वर्ड आप समझ लीजिए,
फॉर वंस इन द वर्ल्ड लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी इस लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि लैंग्वेज जो होता है आप जानते हैं कि डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप किसी कोई साउथ की लैंग्वेज वाले बच्चे आदमी से मिलेंगे, पर्सन से मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा एब्सर्ड फील होगा, अजीब फील होगा, क्योंकि आप उसके लैंग्वेज के नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज से किसी हिंदी बोलने वाले इंसान से मिलेंगे तो आपको बहुत फैमिलियरिटी लगेगी। तो यही चीज़ कह रहा है कि लैंग्वेज जो होती है एक डिस्टिंक्शन या एक डिवीजन क्रिएट करती है, और वो डिवीजन ख़त्म करने के लिए लैंग्वेज को हटा रहा है। पोएट कह रहा है कि आप सब शांत रहिए, क्योंकि शांति की कोई भाषा नहीं होती है और शांति सबकी एक जैसी होती है। चलिए, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड और 1 सेकेंड के लिए एकदम रुक जाते हैं, एकदम ठहर जाते हैं। एंड नॉट मूव्स आवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्म्स का भी फिगरेटिव मतलब है। पहला मतलब नॉर्मल मतलब तो है कि नॉर्मल अपने हाथों को हिलाना, और फिगरेटिव मतलब है आर्म्स का वेपन्स। अपने वेपन्स को ज़्यादा नहीं चलाते हैं, ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा वेपन्स वगैरह से देखिए लड़ाई होती है, उससे पीस ख़त्म होती है। और ऊपर की लाइनों में पोएट यही कह रहा है कि आप शांत बैठिए, स्टिल बैठना है आपको, जब तक हम 12 तक गिनती गिन रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ तक है कि जब तक हम 12 तक गिन रहे हैं और उसके बाद से हम एकदम शांत हो जाएंगे, यानी कि हमें कोई एक डेडलाइन पक्का करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में तय करनी पड़ेगी कि 12 अब 12 क्या होगा। 12 ये हमारा 12 मिनट हो सकता है, 12 घंटे हो सकते हैं, 12 महीने हो सकते हैं, 12 साल हो सकते हैं, कि इतने के बाद हम एकदम शांत हो जाएंगे। हम वेपन्स नहीं चलाएंगे एक दूसरे पे, और हम एकदम भाईचारे से रहेंगे, एक दूसरे को एकदम भाई जैसे ट्रीट करके रहेंगे। तो इसका ये होता है, ये था पूरे पैराग्राफ का फिगरेटिव मीनिंग इस तरह से निकल करके आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, और एग्जॉटिक मोमेंट का मतलब देखिए, एग्जॉटिक का मोमेंट होता है फैसिनेटिंग या फिर अमेजिंग। और एग्जॉटिक मोमेंट क्यों होगा आप जानते हैं, जब हर कोई पूरी दुनिया में शांत होगा, कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा, कोई अपने हाथ पैर नहीं हिला रहा होगा, तो कैसा लगेगा कि मानो एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई है। ठीक है, विदाउट रश, किसी भीड़ भाड़, किसी भाग दौड़ के बिना, विदाउट इंजन्स, क्योंकि कोई चल ही नहीं रहा है, तो कोई गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं, तो जब कोई मूव नहीं कर रहा है तो इंजन्स की भी आवाज़ नहीं होगी किसी तरह की, और कोई भाग दौड़ नहीं होगी, कोई रश नहीं होगा। ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उस पल में हम सभी एक साथ होंगे, एक साथ वहाँ पे बैठे हुए होंगे, एक साथ वहाँ पे जो कुछ भी कर रहे होंगे वैसे रुके हुए होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और सडन स्ट्रेंजनेस क्यों बोल रहा है, क्योंकि अचानक इस तरह की स्थिति पैदा होने से क्या होगा कि दुनिया में अचानक शांति आ गई है, अचानक एकदम सब कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो एकदम अजीब सा कुछ फीलिंग आने लगेगी कि क्या हो गया अचानक। ठीक है, तो ये कह रहा है सडन स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस आप जानते हैं, अजीब, कोई चीज़ अजीब होती है तो आप उसको स्ट्रेंज कह देते हैं। ठीक है, स्ट्रेंज थिंग। ठीक है, तो उसे हम स्ट्रेंजर्स कह रहे हैं, सडन, क्योंकि अचानक हो गया, अचानक सबको कहा गया कि आप एकदम शांत हो जाइए, 12 तक गिनिए और उसके बाद शांत हो जाइए एकदम। तो ये चीज़ को कह रहा है पोएट कि ये बहुत सडन है, क्योंकि 12 के बाद तुरंत हमको शांत होना है, और स्ट्रेंज है, बड़ा अजीब है कि सब शांत हो गए हैं। इसके बाद देखिए, फिशर मैन इन द कोल्ड सी, फिशर मैन होगा एक्चुअली, मैन नहीं है, फिशर मैन इन द कोल्ड सी। ठीक है, कोल्ड सी, अब देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग, फिशर मैन इन द कोल्ड सी का मतलब है कि ठंडे पानियों में, जो नॉर्मल मीनिंग निकल रही है कि ठंडे पानियों में जो फिशरमैन है वुड नॉट हार्म वेल्स, जो वेल्स वहाँ पे रहती हैं, आप जानते हैं वेल्स का शिकार कर लेते हैं फिशरमैन, और उसका कई तरह का, या तो ज़्यादातर उसका बेचने का ही होता है, उनको इसलिए शिकार करते हैं क्योंकि ये सब वेल के बहुत सारे एंटीक पीसेस बन जाते हैं, चीज़ें बहुत सारी बिक जाती हैं, या और भी कई चीज़ों के लिए वेल वगैरह को मार दिया जाता है, डॉल्फिन को मार दिया जाता है। ठीक है, तो वुड नॉट हार्म वेल्स, उनके बोन्स वगैरह का भी बहुत कुछ यूज़ होता है, तो उसकी वजह से मार दिया जाता है उनको। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो मैन है जो सॉल्ट गैदर करते हैं जो लोग, ठीक है, सॉल्ट आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े एरिया में सॉल्ट गैदर किया जाता है, उसको सूरज की गर्मी से सुखाया जाता है। तो वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो ये काम करते हैं, जो पानी हटाकर सॉल्ट को अलग करता है पानी से। तो वुड लुक एट इट्स हर्ट हैंड, और उनके हाथ उस प्रोसेस में छिल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। प्लस सॉल्ट आप ऐसी चीज़ है, आप जानते हैं कि सॉल्ट इज़ एक्चुअली ए रॉक। हम सॉल्ट खाते हैं वो भी एक रॉक ही है, सर में हम एक पत्थर खा रहे होते हैं, बस वो अच्छे से पिसा होता है तो हमको वो पत्थर फील नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से उनका हाथ बहुत हर्ट हो जाता है, कई बार चोट वगैरह लग जाती है। अब देखिए फर्स्ट टू लाइन जो है उसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है, कि जो ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, जो ज़्यादा
अपर 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 पोजीशन में जो लोग हैं वो नीचे के जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको जो लेस आसानी से जिनको अप्रेस किया जाता है उनको अप्रेस ना करें, ये कहने का मतलब है। यानी अपनी सुपीरियरिटी ना कोई ना दिखाए और हर कोई भाईचारे से रहे, प्रेम के साथ रहे, एक सामंजस्य में रहे पूरे नेचर के साथ भी। ठीक है, एक तो ये भी इसका एक और मीनिंग ये है, एक तो मीनिंग ये है कि जो ऊपर है वो जो लोग वो नीचे वाले लोगों पर जुल्म नहीं करें, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करें, उनके साथ गलत ना करें। और सेकंड मीनिंग है कि नेचर के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन ना करें, नेचर के साथ भी गलत ना करें, एनिमल के साथ भी एनिमल क्रुएल्टी भी नहीं करें। ठीक है, बाकी सेकंड पार्ट जो है इसका पैराग्राफ का, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट इट्स हर्ट हैंड, इसका मीनिंग है, देखिए फिगरेटिव मीनिंग जो है कि जो जो कुछ भी आपने अभी तक ज़िंदगी में किया उसको पलट करके देखिए कि उस जो कुछ भी जितना कुछ भी आपने कमाया, चाहे जो कुछ भी किया, उसकी वजह से आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। बहुत से लोग होते हैं इतना काम करते हैं कि अल्टीमेटली उनकी बॉडी कहीं एक कर रही है, जल्दी हार्ट अटैक आ जाता है, डेथ हो जाती है जल्दी। कई बार पैर से बहुत ज़्यादा पैर नहीं काम करते हैं क्योंकि कंप्यूटर पे बैठ के पूरे दिन काम करना है तो चल नहीं पाते हैं ज़्यादा दूर। तो इस तरह से जो कुछ भी आपने काम के चक्कर में या वर्क लोड के चक्कर में जितना कुछ भी आपने किया उससे आपकी बॉडी को कितना हार्म पहुंचा, एक ये भी है इसका मीनिंग। और सेकंड मीनिंग है आपको लौट करके रुक करके देखना चाहिए कि अभी तक आपने क्या पाया और क्या खोया ज़िंदगी में। ठीक है, अपने उन कटे हुए हाथों को देखते हुए ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं ऑथर, अपने नहीं, मतलब जो आदमी सॉल्ट गैदर कर रहा है उसके। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सी एक चीज़ आ रही है, वो लोग जो ग्रीन वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रीन वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब आप समझिए जो लोग युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं या जो युद्ध पैदा कर रहे हैं और अशांति फैला रहे हैं। ठीक है, जो खतरनाक, देखिए नेक्स्ट लाइन जो है, वॉर्स विथ गैस एंड वॉर्स विथ फायर, तो खतरनाक रासायनिक गैसों से जो वॉर हो रही हैं, जो अग्नि शस्त्रों से जो युद्ध किए जा रहे हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसे लोग मतलब उनको जीत तो हासिल हो जाती है लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई जीवित ही नहीं बचता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो बदल जाएंगे। देखिए क्लीन क्लोथ्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, क्लीन क्लोथ्स का मतलब एक तो साफ कपड़ा है जो नॉर्मल मीनिंग है, फिगरेटिव मीनिंग है कि विल चेंज देमसेल्फ, अपने पर्सपेक्टिव में अपने नज़रिए में वो लोग चेंज ले आएंगे, वो लोग अपने आप को बदल लेंगे। तो क्या कह रहे हैं हम कि वो भी अपने वो आपको बदल लेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यहाँ पे देखिए ब्रदर्स का एक तो मतलब है भाई, सेकंड मतलब है इसका एनिमी, अपने एनिमी को ही इसने ऑथर ने हमको भाई कहा है। और उनके साथ वो क्या करेंगे, वॉक करेंगे इन द शेड। देखिए इन द शेड का मतलब पहला मीनिंग है शेड, इन द शेड में घूमने का, कि सच में छाए में घूम रहे हैं, पेड़ की छाए में या किसी बड़े से झाड़ या उसकी छाए में। और सेकंड मीनिंग जो इसका आएगा कि पीसफुल टाइम में। ठीक है, पीसफुल टाइम में हर जगह पीस फैला हुआ है, बहुत शांति है और प्रेम का वातावरण है हर तरफ। डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। वहाँ पे भी कि हमने अब तक क्या किया, जो गलत किया जो सही किया, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है। तो एक बार मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि जो ये लोग युद्ध की स्थिति पैदा करते हैं या जो अशांति फैला रहे होते हैं या खतरनाक रासायनिक गैसों से, अग्निशस्त्रों से युद्ध करते हैं, अग्निशस्त्र आप समझ रहे होंगे, फायर आर्म्स, इस तरह की चीज़ों से, ऐसे ऐसे केसेस में जो जीत है वो तो हासिल हो जाती है लेकिन कोई जिंदा ही नहीं बचता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग बदल जाएंगे और वो अपने दुश्मनों को ही अपना भाई की तरह देखना आरंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे और शांति से रहना शुरू कर देंगे। अगर एक बार के लिए वो शांत हो जाएंगे और आत्मचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन या इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, एक बार के लिए अगर ऐसा करते हैं वो लोग तो वो लोग भी बदल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है ऑथर कि मैं जो चाह रहा हूँ वो टोटल इनएक्टिविटी से कंपेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल इनएक्टिविटी यानी कोई काम नहीं करना। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, और लाइफ जो है, ज़िंदगी तो यही इसी का नाम है कि कुछ ना कुछ करते रहना। इसका जो इस लाइन का जो मीनिंग है कि लाइफ का तो लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट का इसका मतलब है कि ज़िंदगी का यही मतलब है कि कुछ ना कुछ करते रहना। ज़िंदगी एक्टिविटीज़ से ही बनी है। अगर आप इनएक्टिविटी हो जाएंगे, इनएक्टिविटी के स्टेट में चले जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो आपको एक डेड पर्सन बोल दिया जाएगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। अब देखिए आई वॉन्ट टू हैव नो ट्रक विथ का मीनिंग तो होता है टू हैव नो एसोसिएशन और
नॉट टू डील विथ करके मीनिंग आता है। तो इसका सिंपल सा मैं आपको मतलब बताता हूँ कि मेरा यहाँ पे इनएक्टिविटी जो कि डेथ का सिंबल होता है, ठीक है, मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है। मतलब मेरी बात को आप मिस इंटरप्रेट करके ये मत कहिएगा कि तुम तो कह रहे हो कि मर जाएं, या तुम तो कह रहे हो कि हम इनएक्टिविटी के स्टेट में चले जाएं, हम कुछ सब कुछ करना छोड़ दें। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऑथर कह रहे हैं ऐसा। ऑथर कह रहे हैं ऐसा कि मैं ऐसा इस बात को नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप डेड हो जाएं, आप कोई काम ही ना करें, इनएक्टिविटी की स्टेट में चले जाएं, बल्कि सारे काम करें, लेकिन एक ब्रेक लेकर के करें, थोड़े थोड़े समय पे करें, और कुछ कुछ समय पे इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, आत्मचिंतन, और अपने ऊपर काम करते रहें, अपने विचारों को देखते रहें, और ये चीज़ सोचते रहें कि हमने क्या पाया, क्या खोया ज़िंदगी में। चलिए, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते। देखिए, सिंगल माइंडेड का मतलब होता है किसी काम के ऊपर एकदम लग जाना, तो लग जाना एकदम ऐसे मानो कि अब वही एक काम है। तो देखिए, दो दो सेंटेंस हम पढ़ेंगे, पहले दो ये पढ़ते हैं हम। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपनी ज़िंदगी को चलाए रखने के लिए, हम अपनी ज़िंदगी को चलाए रखने के लिए अगर सिंगल माइंडेड ना होते, एंड फॉर वंस कुड डू सम नथिंग, और फॉर वंस, देखिए फॉर वंस का मीनिंग होता है ऑन दिस ओकेजन ओनली, इस ओकेजन पे, एकदम इसी वक्त अगर हम कुड डू नथिंग, कुछ ना करते, ठीक है, कुछ भी ना करते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, अगर ऐसा हुआ, ऐसा करते हम, मतलब एक पल के लिए एकदम शांत हो जाते अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से, जो हमारा सिंगल माइंडेड एक ही काम हमारी ज़िंदगी में रह गया है कि किस तरह से ज़िंदगी को चलाते रहना, उससे ब्रेक लेकर के अगर हम एक पल के लिए सोचें, ठीक है, एक पल के लिए कुछ भी ना करें, और परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सेंटेंस, और ये जो हमारे अंदर दुख पैदा हो रहे हैं, किसके कारण दुख पैदा हो रहे हैं वो अभी हम देखेंगे। तो ये जो हमारे अंदर दुख पैदा हो रहे हैं, वो इस उसको ओवरटेक कर लेगा एक ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ा एक बहुत शांति का जो अनुभव है, वो इस सैडनेस को इंटरप्ट कर देगा, इसको रोक देगा, और इसको ख़त्म कर देगा, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शांति आ जाएगी, हम अंदर से बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे। और सैडनेस किसकी है? देखिए, सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विथ डेथ, और किस चीज़ का हमको, किस चीज़ की सैडनेस है? हम अपने आप को बहुत कभी कभी अपने आप को समझने के लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं, और सेकंड है कि अपने आप को डेथ की हवाला दे करके अपने आप को डराते रहते हैं कि अरे हम मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, मतलब इस तरह से, मतलब सोच कर मर जाएंगे का मतलब कि हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कोई काम के लिए टाइम हो या कोई और चीज़ के लिए टाइम हो, कि हमारे पास, हम सोचते रहते हैं ना कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, कि बहुत सारे लोगों ने जैसे बना रखा है कि 21 की उम्र में ये अगर जॉब नहीं लगी, 25 तक जॉब नहीं लगी अच्छी, 27 तक सेटल नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। तो ये सब बात नहीं है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप भी 70 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बने, और बराक ओबामा 50 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बने, लेकिन काम दोनों ही प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कहलाते हैं, दोनों ही अच्छे माने जाते हैं, मतलब हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ही, भले थोड़ा कंट्रोवर्शियल है डोनाल्ड ट्रंप। खैर चलिए, हम पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं अपनी इंग्लिश का डिस्कशन। तो यही मैं आपको समझाने की बात कर रहा था कि जो बहुत सारे हमने पैरामीटर्स बना रखे हैं, जो कि अल्टीमेटली डिपेंड होते हैं, अल्टीमेटली जो है जिनका सीधा रिलेशन डेथ से है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे अंदर सैडनेस आती है, हम जब उस पैरामीटर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते कि इतने समय में इतना, इतने समय में उतना, ठीक है, तो उस पैरामीटर्स को जब हम फुलफ़िल नहीं कर पाते तो हमारे मन में सैडनेस आती है। और इस सैडनेस को ख़त्म करने का क्या तरीका? इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम कुछ समय के लिए अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ी सा छुट्टी निकाल के, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ऊपर सोचें, अपने बारे में सोचें, तो हम इन सभी सैडनेस को, इनको एक साइलेंस के थ्रू ओवरटेक कर लेंगे, और वो शांति हमारे मन में हमेशा बनी रहेगी, और हम हमेशा शांत रहेंगे। चलिए, इतना तो था। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो शायद हम अर्थ से ये सीख सकते हैं, अर्थ यानी आप समझ रहे होंगे, अर्थ से हम सीख सकते हैं कि जब सब कुछ ये दिखता है कि सब कुछ डेड हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो बाद में ये बात समझ में आती है कि अभी भी सब कुछ अलाइव है। तो देखो, इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे? जब विंटर सीजन आता है तो सब कुछ बर्फ़ से ढक जाता है, और एकदम सारे पत्ते झड़ जाते हैं। आप जानते हैं पतझड़ आता है विंटर से पहले, तो सारे पत्ते झड़ने लगते हैं, और
ट्रीज़ जो है अपने सारे पत्ते लगभग ख़त्म ही कर देते हैं और सब कुछ पूरा शहर, पूरी सड़कें, सब कुछ बर्फ़ से एकदम ढक जाती हैं। तो ऐसा लगता है मानो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लाइफ पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सारी बुशेस जो ग्रीन कलर की बुशेस होती हैं, वो सारी की सारी बर्फ़ से ढकने के बाद उसमें लगता है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और कुछ भी अब यहाँ इसमें रहा नहीं। लेकिन कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद क्या होता है, स्प्रिंग का सीज़न आता है, वसंत का सीज़न आता है और उसमें क्या होता है, वापस से जब बर्फ़ पिघलती है तो अपने आप सब जगह बहुत सुंदर सुंदर हरियाली सी फैल जाती है, बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। तो ये चीज़ कह रहा है यहाँ पे ऑथर कि अर्थ से हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि कुछ समय के लिए अगर हम इंट्रोस्पेक्शन के लिए अपनी ज़िंदगी के भाग दौड़ से कुछ समय अगर हम दूर चले जाएं, कुछ समय अगर हम अपने साथ अकेले में बिताएं और एकदम ऐसे शांत हो जाएं, मानो मानो एकदम शांत हो जाएं कि एकदम गहरे थॉट में चले जाएं और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि नेचर भी ऐसा करती है, विंटर के सीज़न के टाइम पे वो नेचर ऐसा करती है। तो हमें कम से कम नेचर से सीखना चाहिए कि ऐसा हमें करना चाहिए और यही ज़रूरी है हमारे आज के लाइफ स्टाइल के लिए। नेक्स्ट देखिए, आखिर में ऑथर कह रहे हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब कह रहे हैं ऑथर कि अब मैं फिर एक बार काउंट करने जा रहा हूँ 12 तक, लेकिन अब की मैं तो कहीं और जाऊँगा, मैं तो किसी और को ये बातें बताऊँगा, मैं तो किसी और को जाकर के ये बात बताऊँगा कि किस तरह से अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन आप यहीं रहिए और आपको क्या करना है, अभी आपको एकदम शांत हो जाना है, क्वाइट हो जाना है एकदम। और 12 तक मैं गिनूँगा, तब तक आप एकदम शांत हो जाएंगे। चलिए, ये तो हमारी पोएम थी। तो इसमें मेन देखिए, आपको मैंने टॉपिक बता ही दिया कि इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड पूरी पोएम थी। और इसमें मेन तो थीम वगैरह तो हम सब डिस्कस करेंगे ही अपने अगले लेक्चर में। तो वहाँ हम सब कुछ देखेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए एक मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है, टू हैव ट्रक विथ। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको पढ़ लीजिए। टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट और डील विथ, टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग। तो ये आप देख लीजिए। इसके अलावा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग छोड़ देते हैं और ज़रूरत तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए, कि ट्राई दिस आउट। देखिए इसमें लिखा हुआ है, चूज़ अ क्वाइट कॉर्नर एंड कीप स्टिल फिजिकली एंड मेंटली फॉर अबाउट 5 मिनट्स। डू यू फील एनी चेंज इन योर स्टेट ऑफ माइंड। तो मैं भी आपको एडवाइस करूँगा कि आज जब भी आप ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं, चाहे सुबह पढ़ रहे हैं, चाहे शाम को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी सुबह 4 o'clock पे उठ के पढ़ते हैं, तो ठीक है, आप जब भी पढ़ रहे हों, आप अभी लेक्चर ख़त्म होने के ठीक बाद 5 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांति से बैठ जाइए। जो आप सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए और किस तरह से आप आगे मैनेज करने वाले हैं, क्या कुछ काम आपको आज करना है, अगर दिन ख़त्म हो रहा है तो क्या कुछ काम आपको कल करना है, सब कुछ सोचिए। क्या कुछ काम आपका पेंडिंग रह रहा है, ठीक है, और आगे क्या करना है, ये सब चीज़ के बारे में आप सोचिए। और देखिए आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी अंदर से फील होगी। तो आप करिए, क्योंकि ये सब चीज़ करना ज़रूरी होता है। कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, ये चीज़ ऑथर ने भी बताया है और ये चीज़ नेचर भी करती है। चलिए आगे एक फाइनल चीज़, नोट इज़ द डिफरिंग लाइन लेंथ ऑफ स्टैंजास एंड शिफ्ट इन थॉट फ्रॉम स्टैंजा टू स्टैंजा। चलिए ये सब तो ऐसे ही है, क्या क्या चीज़ बता रहा है, ठीक है, ये सब कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए फिर इतना था हमारे आज के लेक्चर में, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो के साथ, किसी और चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए और वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए बाय।